और तीसरे नंबर पे कहा देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर टोटली एब्सेंट इन नेचर, जैसे ग्लाइकोल बताया, जैसे ईथर बताया, ये वो कंपाउंड्स है, एस्पिरिन बताया, ये वो कंपाउंड्स है जो नेचर के अंदर पाए ही नहीं जाते हैं। अगर सिंथेटिक मेथड से इनको नहीं बनाते तो आज इंसान इनसे महरूम हो चुका होता, महरूम रहता। लेकिन सिंथेटिक मेथड के जरिए जब इनको बनाया गया है तो इंसान की बहुत सारे जरूरियात को ये पूरी करते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। गोया सिंथेटिक मेथड जो है इट इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमारा टॉपिक है सोर्सेस, तो सिंथेटिक मेथड इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं फर्मेंटेशन। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं फर्मेंटेशन की। व्हाट इज फर्मेंटेशन? चौथे नंबर पे है जी फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है, यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं, यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए, जैसा कि बैक्टीरिया और यीस्ट के जरिए। बैक्टीरिया के मुख्तलिफ अक़साम या यीस्ट के मुख्तलिफ अक़साम इस्तेमाल करके यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which useful organic compounds are obtained using the microorganism like bacteria and yeast. Microorganism है, बैक्टीरिया है और यीस्ट है, इनको इस्तेमाल करके यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार किया जाता है। ठीक है जी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो गोया फर्मेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बहुत सारे इंडस्ट्रीज जैसा फूड इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, ये फर्मेंटेशन ही के प्रोसेस को इस्तेमाल करके बड़ी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो सुटेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए एक मखसूस माइक्रो, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशी है, यीस्ट है तो यीस्ट की कौन सी स्पीशी है, एक मखसूस स्पीशी को इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया या यीस्ट की यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इनकी मदद से यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। इस अमल को फर्मेंटेशन कहते हैं। तो गोया फर्मेंटेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्मेंटेशन भी एक बहुत बड़ी तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो दिस इज द सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस हैं। 4 किस्म के सोर्सेस, फॉसिल फ्यूल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और फर्मेंटेशन। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक में चले जाते हैं और वो है कोल। कोल, इससे पहले भी हमने कोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे कोल। देखिए जी, कोल क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, साइंसदानों की राय यह है, कोल इज द रिमेन्स ऑफ बॉडीज ऑफ एंशिएंट प्लांट्स। ये एंशिएंट प्लांट्स के जिस्म के बकिया हिस्से हैं। ये जो एंशिएंट प्लांट्स हैं उनके जिस्म के रिमेन्स हैं, उनके जिस्म के बकिया हिस्से हैं, उस बकिया हिस्से को कोल कहते हैं। कोल इज द रिमेन्स ऑफ बॉडीज ऑफ एंशिएंट प्लांट्स। एंशिएंट प्लांट्स के जिस्म के बकिया हिस्सों को कोल कहते हैं। साइंसदानों की राय यह है कि जमीन के ऊपर एक थिक फॉरेस्ट होता था, एक घना जंगल होता था। उस जंगल के जो दरख्त थे जमीन के नीचे बरीड हो गए, क्योंकि जमीन पे मुख्तलिफ किस्म के जियोग्राफिकल चेंजेस आ गए। मुख्तलिफ किस्म के जियोग्राफिकल चेंजेस की वजह से ये दरख्त जमीन के नीचे बरीड हो गए। वक्त के साथ साथ इन दरख्तों ने 4 किस्म के फोर्सेस को फेस किया। मिसाल के तौर पर इन दरख्तों के ऊपर हाई प्रेशर आया, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी और पत्थर आते गए, सिलिट वगैरह उनके ऊपर आता गया। हाई प्रेशर की वजह से, जमीन के नीचे हाई टेम्परेचर की वजह से। तीसरे नंबर पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और चौथे नंबर पे बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। बैक्टीरियल
एक्शन की वजह से। ये 4 किस्म के एक्शन इन दरख्तों के ऊपर हो गए। जो दरख्त जमीन के नीचे बरीड हो गए थे अंडर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से उन दरख्तों की जो बॉडीज थी दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल, वो कोल में कन्वर्ट हो गए। तो आज जमीन से जो कोल निकलता है, जो कोयला निकलता है, ये हजारों साल पहले लिव ट्रीज थे, जिंदा दरख्त थे, लिव प्लांट्स थे जो जमीन के नीचे बरीड हो गए हैं। और इन फोर्सेस की वजह से उनके बॉडीज जो थी वो डायरेक्टली कोल में कन्वर्ट हो गई। आज अगर हम कोल की फिजिकल अपीयरेंस देखें तो ये बाकायदा इनकी फिजिकल अपीयरेंस भी दरख्तों जैसी है, दरख्तों की शाखों जैसी है, उनकी टहनियों जैसी है। तो पता चला कि कोल जो है किसी जमाने में लिव ट्रीज है। अब हमारा टॉपिक है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। देखिए जी, कोल एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। इससे पहले भी हमने पढ़ा है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। जब कोल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर दिया जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ, अगर कोल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये 3 किस्म के अज्जा में टूट जाता है, 3 कंपोनेंट्स में टूट जाता है। एक होता है कोल गैसेस, दूसरा होता है कोल तार और तीसरा होता है कोक। देखिए जी, जब कोल को हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो ये अपने अज्जा में कोल गैसेस, कोल तार और कोक में टूट जाता है। कुछ और अज्जा भी होते हैं इनके अलावा, मेन अज्जा है कोल गैसेस, कोल तार और कोक में टूट जाता है। इस अमल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहते हैं। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। व्हेन कोल इज हीटेड अंडर हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, it decomposes into its components like coal gases, coal tar and coke. This process is called destructive distillation of coal. इसको कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। देखिए जी, कोल तार जो है इनका मेन कंपोनेंट कोल तार है। कोल तार, कोल गैसेस ये गैसियस प्रोडक्ट होता है, कोल तार ये लिक्विड प्रोडक्ट होता है और कोक जो है ये सॉलिड प्रोडक्ट होता है। जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल, ये था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो कोल तार जो है अपने अज्जा में टूट जाता है, इसके जितने भी कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं जब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें से हासिल किए जाते हैं। मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड कोल तार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए, सिर्फ इस कोल तार के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वाकई कोल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब कोल तार की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो कंपाउंड्स हासिल होते हैं, इन कंपाउंड्स को फिर बड़े पैमाने पर अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिस तरह कॉस्मेटिक्स बनाने के लिए, जिस तरह जो है वो प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए और बहुत सारे यूजफुल मटेरियल बनाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। We can say that coal is a very important source of large number of organic compound. अगर हम इसकी स्केच देखना चाहें कि कोल की जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो उसकी स्केच कुछ यूं बनती है। कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की स्केच कुछ यूं बनती है। ये देखिए जी, हमारे पास कोल है। अब आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवा देते हैं तो अब हमें जो अज्जा हासिल होते हैं उनमें से पहला जुज़ है क्रूड कोल गैसेस। क्रूड कोल गैसेस पहला जुज़ है, क्रूड कोल गैसेस। दूसरे नंबर पे है अमोनिकल लिक्वर, अमोनिकल लिक्वर है। तीसरे नंबर पे हमारे पास कोक है। चौथे नंबर पे हमारे पास कोल तार है, कोल तार है।
और 5वें नंबर पे कार्बन गैसेस है। 5वें नंबर पे कार्बन गैसेस है। ये है जी कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो देखें क्रूड कोल गैसेस। अब सवाल ये है कि क्रूड कोल गैसेस में कौन कौन सी गैसेस शामिल है। क्रूड कोल गैसेस में पहले नंबर पे बेंजोल शामिल है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर बेंजोल शामिल है, कोल गैस शामिल है। कोल गैस जिसको मीथेन कहते हैं, मीथेन यानी मीथेन CH4, कोल गैस शामिल है। तीसरे नंबर पे कार्बन गैस शामिल है, साइनाइड शामिल है, साइनाइड शामिल है। और चौथे नंबर पे मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अदर जो है जिनको हम कहते हैं अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल हैं, अदर कंपाउंड्स शामिल हैं। अब देखिए जी क्रूड कोल गैसेस के अंदर बेंजोल है, कोल गैस है, साइनाइड्स हैं और दूसरे किस्म के कंपाउंड्स शामिल हैं। और जब हम कोल तार लेते हैं, ये कोल तार एक मेन प्रोडक्ट है जो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का, इसकी फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं। जब इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स, मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। उनमें कुछ मेन किस्म के कंपाउंड बेंजोल है, फिनोल है, टॉलीन है, ज़ाइलीन है, नेप्थेलीन है एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये है जी, ये है कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। यानी जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कैसे करवाएंगे, हमने बताया यहाँ पर कि जब कोल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कोल अपने अज्जा में टूट जाता है, जिसको कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। जो मेन अज्जा हासिल होते हैं उनमें क्रूड कोल गैसेस शामिल है, अमोनिया का लिक्विड शामिल है, कोक शामिल है, कोल तार शामिल है और कार्बन गैसेस शामिल है। क्रूड कोल गैसेस में बेंजोल है, साइनाइड्स है, कोल गैस है, साइनाइड्स है और अदर कंपाउंड्स है। अच्छा जी, मैंने अदर कंपाउंड्स हैं। कोल तार जो है जो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एक मेन फ्रैक्शन है, एक मेन कंपोनेंट है। इसकी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम इस तरह है, बेंजोल है, फिनोल है, टॉलीन है, ज़ाइलीन है, नेफ्थलीन है एंड मेनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो दिस इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ठीक है जी। तो कोल जो है ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत ही रिच, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। हमने आपको बताया कि कोल जो है ये साइंसदानों की राय है कि ये एंशियंट जो ट्रीज हैं उनके जिस्म के बाकिया हिस्से हैं। ट्रीज यानी वो दरख्त या जहाँ प्लांट्स थे वो जमीन के नीचे बरीड हो गए हैं और हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और बैक्टीरियल एक्शन की वजह से देयर बॉडीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल, उनके जिस्म जो है वो कोल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब कोल की जमीन से जो कोल निकालते हैं, निकालने के बाद उसके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं तो फिर उसका ऑपरेशन कुछ इस तरह है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद ये अज्जा हासिल होते हैं, ठीक है जी। उसमें से जो कोल तार है उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं तो ये अज्जा हासिल होते हैं। ये है जी कि कोल हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, एक बहुत ही रिच सोर्स है जिसको हम फॉसिल फ्यूल्स कहते थे, फॉसिल फ्यूल्स कहते थे, ठीक है जी। तो ये है जी ऑर्गेनिक कंपाउंड के इंपॉर्टेंट सोर्सेस। तो इसी के साथ हमारा जो सोर्सेस था और उसके अंदर जो कोल था ये हमारा मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हम अगले टॉपिक में चले जाएंगे। अगला टॉपिक जो होगा हमारा और वो होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है जी। अब हम देखना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से सेपरेट करते हैं। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे।